आज हम जीवन के सबसे बुनियादी ब्लूप्रिंट मतलब हमारे जेनेटिक मटेरियल की गहराई में उतरेंगे। सोचिए, एक ऐसा कोड जो ये तय करता है कि कोई जीव कैसा दिखेगा, कैसे काम करेगा, मतलब सब कुछ। हमारे पास मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पर कुछ बेहतरीन सोर्स मटेरियल हैं और आज का हमारा मिशन है इस जटिल विषय को आसान बनाना। हम डीएनए की संरचना को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे 2 मीटर लंबा डीएनए एक छोटे से सेल में फिट हो जाता है और जीवन के उस केंद्रीय सिद्धांत को जानेंगे जो हम सबको चलाता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, ये समझना है कि ये आणविक मशीनरी, ये मॉलिक्यूलर मशीनरी आखिर काम कैसे करती है। ये समझना कि कैसे जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है और फिर प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जब हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो 2 नाम सबसे पहले आते हैं, डीएनए और आरएनए। ये है क्या? ये न्यूक्लिक एसिड हैं। आप इन्हें ऐसे समझिए कि ये पॉलीमर्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड नाम की छोटी छोटी इकाइयों से बने हैं। ज़्यादातर जीवों में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ज्यादातर में? हाँ, क्योंकि कुछ वायरसेस में आरएनए ये भूमिका निभाता है। और आरएनए के तो और भी कई काम हैं, जैसे मैसेंजर का काम करना, अडेप्टर का, और यहाँ तक कि एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल के तौर पर भी। अच्छा, तो एक न्यूक्लियोटाइड मतलब जो इसकी एक कड़ी है, वो किन चीज़ों से बनती है? उसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है। पहला है एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा एक पेंटोज शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज, है ना? बिल्कुल सही। और तीसरा हिस्सा है एक फॉस्फेट ग्रुप। और ये जो बेस हैं, ये भी अलग अलग तरह के होते हैं, राइट? हाँ, बेसिकली 2 तरह के हैं। प्यूरिन्स जिसमें एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, और दूसरे हैं पिरिमिडीन्स जिसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक जरूरी बात है जो मुझे याद है। थायमिन सिर्फ डीएनए में मिलता है। हाँ, और यूरेसिल उसके लगा आरएनए में होता है। ये पॉइंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सारे हिस्से मिलकर एक चेन कैसे बनाते हैं, मतलब जुड़ते कैसे हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड एक 3-5- फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से जुड़ते हैं। इससे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, जिसके एक सिरे पर 5- फॉस्फेट ग्रुप होता है और दूसरे पर 3- हाइड्रोक्सिल मतलब OH ग्रुप। एकदम। और इसी को हम चेन की पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कम से कम मेरे लिए तो है। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक का दिया हुआ डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। हाँ, उन्होंने ये मॉरिस विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा के आधार पर बनाया था। और देखिए यहाँ सबसे आकर्षक बात क्या है, इस मॉडल ने चारगाफ के नियमों को भी समझाया। चारगाफ के नियम? हाँ, चारगाफ ने यह पाया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में एडेनिन यानी ए की मात्रा हमेशा थायमीन टी के बराबर होती है और ग्वानिन जी की मात्रा हमेशा साइटोसिन सी के बराबर होती है। तो इस डबल हेलिक्स की खास बातें क्या हैं, इसके मेन फीचर्स? इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला तो ये कि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स से बना है। इसकी जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की है और जो बेस हैं वो अंदर की तरफ निकले होते हैं, सीढ़ी की तरह। बिल्कुल, एक घुमावदार सीढ़ी की तरह। दूसरा पॉइंट यह है कि दोनों चेन्स में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। एंटी पैरेलल मतलब उल्टी दिशा में? हाँ, अगर एक चेन 5- से 3- दिशा में है तो दूसरी 3- से 5- दिशा में होगी। ठीक है, समझ गई। तीसरा, इन बेसिस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ए और टी के बीच 2 और जी और सी के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक मिनट, जी और सी के बीच 3, तो जी सी बॉन्ड ज्यादा मजबूत हुआ? बहुत मजबूत, एटी के मुकाबले काफी ज्यादा स्टेबल होता है। और एक और नियम है, हमेशा एक प्यूरीन एक पिरिमिडीन के साथ ही जोड़ी बनाता है। अच्छा, ताकि दोनों चेन्स के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी बनी रहे। एग्जैक्टली। और सोर्स में इसके कुछ डायमेंशंस भी दिए गए हैं। हाँ, और ये जैसे मैंने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हेलिक्स का जो पिच है, मतलब एक पूरा घुमाव, वो 3.4 नैनोमीटर का होता है। और उसमें लगभग 10 बेस पेयर्स होते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब है कि 2 बेस पेयर के बीच की दूरी लगभग 0.34 नैनोमीटर हुई। ये आंकड़े याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, अब उस बात पर आते हैं जो मुझे हमेशा हैरान करती है। सोच में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है कि इंसानी सेल में डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। हाँ, और न्यूक्लियस का आकार तो माइक्रोमीटर में होता है, जिसे हम देख भी नहीं सकते।
ये कैसे संभव है? इसका जवाब है डीएनए की शानदार पैकेजिंग में। ये जीव विज्ञान की सबसे अच्छी इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यूकैरियोट्स में यह काम हिस्टोन नाम के प्रोटीन करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन। हाँ, हिस्टोन बेसिक एमिनो एसिड से भरपूर होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। इस वजह से उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है उसके फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। बिल्कुल। तो आप समझ गए होंगे, नेगेटिव चार्ज वाला डीएनए पॉजिटिव चार्ज वाले हिस्टोन ऑक्टेमर के चारों ओर लिपट जाता है। ऑक्टेमर मतलब 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल का एक गोला। सही। और इस पूरे स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर डीएनए होता है। सोर्स में एक बीड्स ऑन स्ट्रिंग का जिक्र है, मतलब धागे पर मोती। हाँ, जब क्रोमैटिन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो ये न्यूक्लियोसोम बिल्कुल एक धागे पर मोतियों की तरह ही दिखते हैं। फिर ये क्रोमैटिन और ज्यादा पैक होता है और ज्यादा कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। और इसमें दूसरे प्रोटीन भी मदद करते हैं? हाँ, इस हायर लेवल पैकेजिंग में नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल यानी एनएचसी प्रोटीन भी मदद करते हैं। क्रोमैटिन के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। इनमें क्या फर्क है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यूक्रोमैटिन जो है वो ढीला ढाला पैक होता है, वो हल्का स्टेन लेता है और सबसे जरूरी बात, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। एक्टिव होता है मतलब इससे आरएनए बनता है। बिल्कुल। और वहीं जो हेटेरोक्रोमैटिन है वो बहुत कसकर पैक होता है, वो गहरा स्टेन लेता है और इनएक्टिव होता है। तो ये सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये एक तरह का स्विच भी है, ऑन और ऑफ करने का। आपने बिल्कुल सही समझा। कमाल है। ठीक है, तो इन सब का मतलब क्या है? ये पैक किया हुआ डीएनए असल में काम कैसे करता है? यहीं पर फ्रांसिस क्रिक का दिया हुआ सेंट्रल डॉगमा आता है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का आप कह सकते हैं मूल सिद्धांत है। ये बताता है कि जेनेटिक जानकारी का फ्लो, उसका प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और वो प्रवाह क्या है? प्रवाह है डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन। इसे थोड़ा और तोड़ते हैं आसानी से समझने के लिए। जरूर। पहला कदम है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब अपनी ही कॉपी बनाना। हाँ, जिसमें डीएनए अपनी ही एक कॉपी बनाता है। दूसरा कदम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। बिल्कुल। इसमें डीएनए के एक हिस्से से मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए बनता है। और तीसरा और आखिरी कदम है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। एकदम सही, जिसमें एमआरएनए पर मौजूद कोड के आधार पर प्रोटीन बनाया जाता है। यही वो पूरी प्रक्रिया है जिससे जेनेटिक जानकारी एक फंक्शनल प्रोडक्ट में बदलती है। तो आज हमने जीवन के कोड का एक लंबा सफर तय किया है। न्यूक्लियोटाइड जैसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से शुरू करके हमने डीएनए के खूबसूरत डबल हेलिक्स को देखा, उसकी अविश्वसनीय पैकेजिंग को समझा और अंत में सेंट्रल डॉगमा के जरिए जानकारी के प्रवाह को जाना। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है। डीएनए की संरचना सिर्फ सुंदर नहीं है, वो पूरी तरह से फंक्शनल है। इसका डबल हेलिक्स होना, जिसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं, यही इसे अपनी कॉपी बनाने यानी रेप्लिकेशन करने और अपनी जानकारी को आरएनए में लिखने यानी ट्रांसक्रिप्शन करने की क्षमता देता है। हाँ, तो कह सकते हैं कि इसकी संरचना ही इसका कार्य है। और आज के लिए एक अंतिम विचार। सोर्स में ये संकेत दिया गया है कि कुछ वायरस में जानकारी का ये प्रवाह उल्टा भी हो सकता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? एक ऐसी प्रणाली के क्या परिणाम हो सकते हैं जो आरएनए की जानकारी को वापस डीएनए में लिख सकती है? इस पर सोचने वाली बात है। नमस्कार और द डीप